पूजा एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड दिस वीडियो इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम दूर नहीं है एंड अच्छा स्कोर करने के लिए यू नीड टू स्टडी स्मार्ट। DU सोल के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इन क्वेश्चंस का एग्ज़ाम में आना 90% पॉसिबल है क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीटिशन पे पूछा गया है। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे तो हो सकता है कि आप अपना 80 to 90% सिलेबस यहीं से कंप्लीट कर लो एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स थ्रू दिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड आज की वीडियो में आपको एक स्पेशल गिव वे ऑफ़र भी मिल रहा है। इस ऑफ़र के अंदर मैं आपको वीडियो के अंदर ही किसी भी टाइम पे मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगी एंड जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस के सही आंसर देगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 3 ही बच्चों के लिए होंगे। ओनली 3 स्टूडेंट्स विल गेट फ्री नोट्स। तो जो भी सबसे पहले और सबसे जल्दी सही आंसर देगा उसको ये नोट्स मिलने वाले हैं एंड विनर्स को अनाउंस किया जाने वाला है हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको विनर के बारे में पता करना है तो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हमारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू विल गेट 100% फ्री वीडियोस। लेकिन अगर आपको इन्हीं लेक्चर्स के नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश में तो आपको एक स्पेशल ऑफ़र भी मिलने वाला है। अगर आप एक सिंगल नोट परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 45 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो पर नोट आप 40 रुपीज़ जो है पे करेंगे। एंड अगर आपको कॉम्बो चाहिए लाइक आपको 5 to 6 सब्जेक्ट्स चाहिए आपके या फिर 6 to 7 सब्जेक्ट्स चाहिए तो आपको एक नोट्स हमारी तरफ से फ्री मिलने वाला है। यानी कि अगर आप 6 पर सब्जेक्ट्स का परचेज़ करेंगे तो आप 5 का पे करेंगे एंड एक आपको ऑन द हाउस फ्री नोट्स मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर को आप जो है मैसेज कर सकते हैं दैट यू नीड नोट्स एंड वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा एंड आगे फिर है आप अपना नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी यूजी कोर्सेज़ के लिए सेमेस्टर 3 का ये वीडियो है, ठीक है। जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है एंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोनोपोली, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन Define monopoly, explain the short run and long run equilibrium of a firm under monopoly, explain the concept of monopoly power। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है दैट क्वेश्चन सेम है, बस इसकी लैंग्वेज अलग है। इसके अंदर पूछा ये गया है कि आप मोनोपोली को डिस्क्राइब करो और शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को डिफाइन करो। यहाँ पर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसके गोल्स क्या होने वाले हैं। यानी कि वो शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में एक मोनोपोली जो फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मोनोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फर्म को हम यहाँ पे कंपनी भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एक गुड्स या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो पूरा कंट्रोल है वो एक ही कंपनी के पास होता है। इसका क्या मतलब होता है कि वो खुद ही उस प्रोडक्ट को लेकर होने वाले हर एक डिसीजन को वो खुद डिसाइड करेंगे। यानी कि उसका प्राइस क्या होने वाला है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कब किया जाएगा, उसका आगे ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, यानी कि उसका प्राइस रेंज क्या रहेगा, कब कब उसके ऊपर सेल प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इस तरह के जो भी डिसीजंस होते हैं वो मोनोपोली पावर के अंडर आते हैं, ठीक है। In this market, there are strong barriers or restrictions to the entry of new firms which prevents competition। ये लाइन बहुत ज़रूरी है मोनोपोली के लिए कि यहाँ पर कंपटीशन आना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं नई फर्म्स को लेकर। तो मोनोपोली के अंदर, मोनोपोली पावर के अंदर कंपटीशन बहुत ही कम होता है। ड्यू टू मोनोपोली द फर्म कैन इंडिपेंडेंटली कंट्रोल द प्राइस एंड आउटपुट लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी कि
जैसे मैंने आपको पहले बताया दैट इट इज़ एंटायरली कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फर्म, कि वो आउटपुट क्या डिसाइड करेंगे, वो प्राइस क्या डिसाइड करेंगे। और मोनोपोलिस्ट फर्म को हम प्राइस मेकर या फिर मार्केट कंट्रोलर भी कह सकते हैं। अब मेन बॉडी, अब हम आते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होते हैं मोनोपोलिस्ट फर्म के। ठीक है, इन द शॉर्ट रन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। शॉर्ट रन के अंदर जब भी मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च किया जाता है, तो सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो उसका आउटपुट निकाले, यानी कि मैक्स टू मैक्स उससे प्रॉफिट बनाए। ठीक है, और प्रॉफिट कब मैक्स टू मैक्स होता है, आप मैक्सिमम प्रॉफिट कब अचीव करते हो, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कोस्ट, यानी कि MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कोस्ट देन द फर्म अर्न्स नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाने में, उस मटेरियल को परचेज करने में जितना भी पैसा लगा है, कम से कम उतना तो उनको अचीव होना चाहिए, यानी कि उतना प्रॉफिट तो उनका बने कि उन्होंने जितना पैसा लगाया है एटलीस्ट उनका वो रिकवर हो जाए। जब वो इतना कवर कर लेते हैं उसके बाद उनका नॉर्मल या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होना अचीव होता है। इफ़ द प्राइस इज़ लेस देन ATC, ठीक है, अगर प्राइस आपका ATC से कम है तो द फर्म मे कंटिन्यू प्रोडक्शन इवन एट अ लॉस। ATC से कम आ रहा है थोड़ा बहुत, फिर भी जो है एक फर्म उसको बनाती है, कंटिन्यू रखती है लॉस होने के बावजूद। क्यों? एज लॉन्ग एज द प्राइस कवर्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि प्रॉपर कवर नहीं कर रहा है, बट मेन इंग्रेडिएंट्स को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो एटलीस्ट कवर हो रहा है। ठीक है, ताकि इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे वो प्रॉफिट्स बनाए तो वो ATC भी करेंगे और फिर एज वेल एज उनका MR और MC भी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट भी उनका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। या दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इफ़ द प्राइस इज़ लेस देन ATC, ये हमारा हो गया था। इफ़ द प्राइस इज़ लेस देन ATC द फर्म मे कंटिन्यू प्रोडक्शन इवन एट अ लॉस। लॉस होने के बावजूद भी एक फर्म जो है वो अपना प्रोडक्शन चालू रखती है एज लॉन्ग एज एवरेज वेरिएबल कोस्ट, जब तक एवरेज वेरिएबल कोस्ट उनका हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कोस्ट का मतलब है कि मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि मेन प्रोडक्शन होने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स या फिर मटेरियल की ज़रूरत होती है, एज लॉन्ग एज प्रॉफिट उतना कवर कर रहा है तब तक वो उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हो सकता है कि वो चीज़ जो है उनका कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब हम आएंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म। लॉन्ग रन ये तो था शॉर्ट टर्म, कि भाई मार्केट अभी के अभी मार्केट के अंदर वो चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है, तो उसका शॉर्ट रन में उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कम से कम, क्योंकि एकदम कोई भी फर्म प्रॉफिट नहीं बनाना स्टार्ट करती है, राइट। लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, फिर नीड उनमें महसूस होती है, उसके हिसाब से वो चीज़ उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो उनका मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टार्टिंग में, कि कम से कम जितना पैसा उनका लगा है वो उतना रिकवर कर पाए। लेकिन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एक मोनोपोलिस्ट फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? द कंडीशन MR इज इक्वल टू MC। देखो, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू तो इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज कंपनी लॉस के अंदर चली जाएगी। तो चाहे लॉन्ग रन हो या फिर शॉर्ट रन हो, इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, तो उसके अंदर इसका होना बहुत ज़रूरी है। और क्या रहेगा? सिंस न्यू कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट एंटर अ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के अंदर नए कॉम्पिटिटर्स का आना काफ़ी मुश्किल है। द फर्म कैन कंटिन्यू टू अर्न नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। देखो, एक सिंपल सी बात है कि जब आपने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को बनाने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है। यानी कि आप एक टाइम पे मान लो कि आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है कि आप लॉन्ग रन में उतना ही प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि आपके पास कंपटीशन नहीं है, और है भी तो बहुत कम है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी एडवांटेजियस होती है
एंड यहाँ से आप एक बार अगर आप प्रॉफिट बनाने लगते हो तो लॉन्ग रन में फिर आप प्रॉफिट ही बनाते हो। ये चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट होने लग जाती है। ठीक है, आप इसको जो है एक ग्राफ की मदद से भी आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में उनका ये होता है कि अगर जो है कंपटीशन नहीं है, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा मोनोपोली फर्म, तो आप यहाँ पे एक कांस्टेंट दिखा सकते हो कि यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, आपका प्रॉफिट जो है कांस्टेंट रहेगा एक मोनोपोली फर्म के अंदर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। आप ये ग्राफ क्यों शो करोगे, यहाँ से आप जो है रिप्रेजेंट करोगे कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, क्योंकि हमने शॉर्ट रन का भी एक डायग्राम बनाया है, आप लॉन्ग रन का भी बना दोगे तो एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स आर पॉसिबल इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है तो नॉर्मल प्रॉफिट ही आप लॉन्ग रन में बना सकते हो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब आप नॉर्मल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली कमाओ, लेकिन जब आप परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होते हो इट इज़ वेरी लीस्ट पॉसिबल, इसका पॉसिबल होना काफ़ी कम है। मोनोपोली पावर क्या होता है? मोनोपोली पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। मोनोपोली पावर का मतलब होता है कि आप जो है आपके पास पावर है अपना प्राइस डिटरमाइन करने की, लेकिन आप प्राइस डिटरमाइन कब करते हो? मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, कि राइट नाउ जब प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आप क्या कर देंगे, प्राइस हाई कर देंगे। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है एंड कंपटीशन भी आ गया, तो उस टाइम पे आप क्या इंट्रोड्यूस कर दोगे, आप सेल इंट्रोड्यूस कर दोगे। ऐसा कब होता है? ऐसा अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल पे देखें तो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करते हैं, ये दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्ट्स का बिकना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है एंड उनके पास जो पुराना सामान है लाइक जो बहुत ही टाइम से पड़ा है वहाँ पर उसको वो सेल करके, ये तो हम हमारे यहाँ पे आसपास की लोकल मार्केट में भी देखते हैं कि दिवाली पे सेल लगती है एंड वो पुराने सामान को सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुराना सामान पड़ा रहता है, दे नो कि अब ये नहीं बिकने वाला, तो वो सेल करके कैसे ना करके उस चीज़ को आगे कर देते हैं। ठीक है, अब हम तो फिर हैज़ फुल फ्रीडम इन प्राइस डिटर्मिनेशन की पूरी जो है डिसाइड कौन करता है? मोनोपोली फर्म ही करता है। भाई अगर आपके पास मोनोपोली पावर है तो आप ही डिसाइड करेंगे, पूरा फ्रीडम है आपको कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करोगे। कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू कंट्रोल ओवर आउटपुट एंड प्राइस। आप जो है अपने प्रॉफिट्स को, मोनोपोली पावर अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है आउटपुट और प्राइस को लेकर, कि वो पहले प्राइस डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। फेसिस नो कंपटीशन इन द मार्केट। मोनोपोली पावर का आप देख रहे हो कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है तो आपको बहुत ही कम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उस चीज़ को लेकर। द ग्रेटर द मोनोपोली पावर द मोर कंट्रोल द फर्म हैज़ ओवर प्राइसेस। जितनी ज़्यादा आपके पास पावर है उतनी ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे प्राइसेस को एंड मोर इन्फ्लुएंस इट एक्सर्ट्स ऑन कस्टमर्स। ठीक है, कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। तो निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे इन कंक्लूजन? मोनोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल फर्म पोजेसेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड प्राइस। ये वही हमने कंक्लूड करके लिखा है अपने आंसर को कि मोनोपोली पावर क्या होता है। इसके अंदर आपके फर्म के पास पावर होती है अपना प्राइस डिटरमाइन करने की। किसी एक MR और MC, मार्केट रेवेन्यू और मार्केट प्राइस, आपका मार्केट कोस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कोस्ट यहाँ पर आपका इक्वल होना चाहिए कोई भी प्रॉफिट अगर आपको जनरेट करना है तो। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक पावर क्या होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि अगर आपके पास मोनोपोली में कंपटीशन आ जाता है तो वो क्या होता है एंड उसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर मैनी फर्म्स बट ईच फर्म डिफ्रेंशिएट्स इट्स
Monopolistic competition is a market structure in which there are many firms, but each firm differentiates its product slightly. Product differentiation, यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है भाई, बहुत सारी फर्म है, सेम प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होगा. थोड़ा बहुत अलग कैसे होगा? प्रोडक्ट सिमिलर है, बट अगर प्रोडक्ट सिमिलर है तो क्या हम अलग कर सकते हैं? हम पैकेजिंग अलग कर सकते हैं, हम उसकी मार्केटिंग अलग कर सकते हैं, हम ब्रांड बदल सकते हैं, हम ब्रांड को कुछ नया नाम दे सकते हैं. हमारी आज के टाइम पे मार्केट में ऐसा ही होता है. बेसिकली सभी सेम चीज़ बेच रहे होते हैं, लेकिन हर किसी का एक अलग तरीका होता है उस चीज़ को डिफाइन करने का. कोई मार्केट अलग कर देगा, कोई पैकेजिंग अलग कर देगा. हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों की आपको प्रीमियम पैकेजिंग मिले, प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन कुछ लोग पैकेजिंग को देखकर उस चीज़ को खरीद लेते हैं. मेन बॉडी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाली है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स होती हैं. देर आर मैनी फर्म्स इन द मार्केट, ईच हैविंग अ लिमिटेड शेयर ऑफ टोटल मार्केट. टोटल मार्केट है, फर्म्स बहुत सारी हैं, लेकिन हर किसी के पास अपना अपना शेयर होता है. कुछ फर्म्स जो है वो मार्केट को 50% रिप्रेजेंट करते हैं, कि 50% मार्केट है वो सिर्फ इकलौती फर्म रिप्रेजेंट करती है. कैसे करेगी? उसके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, ईच फर्म्स प्रोडक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, क्वालिटी, डिज़ाइन और सर्विसेज. फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आप आसानी से यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर आसानी से एंटर कर सकते हैं और आसानी से आप एग्जिट कर सकते हैं. प्राइस मेकिंग पावर, सिंस प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड ईच फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट. है तो मोनोपोली ही. मोनोपोली क्या होता है? पावर होता है कि आप खुद का प्राइस खुद ही डिटरमाइन करोगे. तो ये उसी चीज़ को लिखा गया है. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, firms need to advertise and promote their product to attract customers and highlight difference from the competitors. प्रोडक्ट आपका सेम है तो आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि आप ये बताओगे कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म से कैसे अलग है. भाई आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये पर्सन कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, पता है कि ये चीज़ सेम है. मान लेते हैं कि आप शैम्पू बेच रहे हो, शैम्पू लगभग सेम ही है आप दोनों का. ठीक है. आपने ये भी आंवला का शैम्पू जो है सेल कर रहे हैं, आप भी आंवला का शैम्पू अलग जो है सेल कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे बताना तो पड़ेगा ना कि आपका क्यों वो आपकी चीज़ खरीदे. इनकी ना लेकर वो आपकी चीज़ क्यों खरीदे, ये चीज़ आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तभी आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे. ठीक है. डिफरेंस फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिफरेंस क्या होगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं? फीचर्स. परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं? नंबर ऑफ फर्म्स, वेरी लार्ज एंड लार्ज, यानी कि कंपटीशन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होती हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है. नेचर ऑफ प्रोडक्ट, होमोजीनियस. देखो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफरेंशिएटेड. प्राइस डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड बाय द मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट आप मार्केट के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करोगे. ठीक है. वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. प्रोडक्ट भी आपके आइडेंटिकल होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस नहीं लिख सकते हैं. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर प्रोडक्ट सबके अलग होते हैं, तो उनको जो है प्राइस अपनी मर्जी से वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए कोई कम्पीट नहीं कर रहा है. एंट्री और एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है. एडवर्टाइजिंग नॉट रिक्वायर्ड. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नेसेसरी एंड कॉमन. प्रॉफिट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट आपका आइडेंटिकल है तो आपके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कस्टमर्स नहीं आ सकते, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज सेल कर रही हैं, राइट. लेकिन मार्जिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आए. क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट यूनिक है, बहुत ही कम उसकी कॉपीज़ है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो. कंक्लूजन, आपने जो पढ़ा है आपको उसको छोटे हिस्से में लिखना है. कैसे लिखेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. हर एक फर्म का प्रोडक्ट लगभग सेम होता है, लेकिन हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग की मदद से, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से, विच मेक्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोर रियलिस्टिक एंड डायनामिक.
थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल कंडीशंस. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस इन विच अ मोनोपोली फर्म विद मोनोपोली लाइक पावर, मोनोपोली पावर नहीं है, मोनोपोली लाइक पावर है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. मोनोपोली लाइक पावर sells the same product to sells the same product or services to different consumers at a different price. सेम प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग तरह के कस्टमर्स को, कस्टमर्स की कैटेगरी को अलग अलग प्राइस पे वही सेम चीज़ सेल की जा रही होती है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज टू मैक्सिमाइज फर्म्स प्रॉफिट. प्रॉफिट का, फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के लिए होता है. इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, हाँ, तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ. एंड आई एम श्योर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा बार नोटिस किया होगा, बट आपको जस्ट उस चीज़ का आइडिया नहीं था. ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि लॉरियल पेरिस जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट. लॉरियल पेरिस एक बहुत ही बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है. यहाँ से आपको हर चीज़ की प्रोडक्ट्स मिलती हैं. लेकिन लॉरियल पेरिस के बहुत सारे सब ब्रांड्स भी हैं. सब ब्रांड्स मतलब लॉरियल पेरिस का ही ब्रांड है, बट उन्होंने नाम अलग दे दिया ताकि जो इंसान नया है उसको पता ना चले कि ये इसी का ब्रांड है. इसी के अंदर जो है केरास्तीस एक ब्रांड है. ये एक शैम्पू ब्रांड है. आई मीन और भी इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं. केरास्तीस एक शैम्पू ब्रांड है. अब लॉरियल पेरिस की जो शैम्पूज होती है उनका प्राइस जो है वेरी करता है 500 टू लेकर 700 के अंदर. ये एक नॉर्मल प्राइस रेंज है जिसके लिए मतलब इसके अंदर सभी सारे कस्टमर्स आते हैं. यहाँ पर कौन से कस्टमर्स आएंगे? मिडिल क्लास, ठीक है, और ऐसे लोग. लेकिन इन्होंने केरास्तीस ब्रांड, सेम शैम्पू है लॉरियल पेरिस का और केरास्तीस का, बिल्कुल सेम शैम्पू है. लेकिन केरास्तीस वाले शैम्पू की स्टार्टिंग होती है 2000 से. तो इन है लॉरियल पेरिस, शैम्पू भी सेम है केरास्तीस, लॉरियल पेरिस का ही ब्रांड है, लेकिन प्राइस इतना अलग क्यों है? इसका प्राइस 500 टू 700 एंड इसका प्राइस अबोव 2000 क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग कस्टमर्स के लिए डिटरमाइन किया गया है. ये वाला प्राइस उन लोगों के लिए है जो अपर मिडिल क्लास है. इस टाइप से इंडिया के अंदर तो ऐसे ही डिटरमाइन किया जाता है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास. ठीक है, तो 500 टू 700 उन लोगों के लिए एंड केरास्तीस जो है वो ब्रांड 2000 अबव उन चीज़ों के लिए. ठीक है, मेन बॉडी क्या रहेगी? इसेंशियल कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, आप तभी उस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे. मार्केट सेगमेंटेशन. द फर्म मस्ट बी एबल टू डिवाइड इट्स कंज्यूमर्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और मार्केट्स. मार्केट सेगमेंट मतलब कि फर्म को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है. हम जो है कैसे उनको डिटरमाइन करेंगे और कैसे उनको सेम प्रोडक्ट सेल करेंगे. नो रीसेल पॉसिबिलिटी. आप जो प्रोडक्ट आप बेच तो आप सेम ही प्रोडक्ट रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचा आप उसी प्रोडक्ट को यहाँ नहीं सेल कर सकते हो. ठीक है, फिर आपका एक्सपोजर हो जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू गो इनटू द लॉस. ठीक है, इसीलिए आपको एक सिंगल ग्रुप में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये वाली चीज़ करोगे तो आप ये चीज़ जो आपने यहाँ स्ट्रेटजी अप्लाई की है वो सेम स्ट्रेटजी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते. मोनोपोली पावर. द फर्म मस्ट हैव सफिशिएंट मोनोपोली पावर टू इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट. मोनोपोली लाइक पावर है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आपके पास मोनोपोली लाइक पावर होना चाहिए. लाइक पावर मतलब आपके पास प्रॉपर पावर नहीं है बट कुछ पावर आपके हाथ में होना चाहिए कि आप खुद से प्राइस को डिटरमाइन कर पाओ कि आप क्या प्राइस रखोगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर शुड बी डिफरेंसेस इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, सो दैट जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अगर आप जो है मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं. और डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ताकि आप हर जगह पे अलग प्राइस दे पाओ. ठीक है, तो आपको जो है हर ग्रुप को अलग डिटरमाइन करना आना चाहिए. द फर्म कैन चार्ज हायर प्राइसेस टू लेस इलास्टिक कस्टमर्स एंड लोअर प्राइसेस टू मोर इलास्टिक कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कोरनोट एंड स्टैकरबर्ग मॉडल. कोरनोट और स्टैकरबर्ग मॉडल क्या होता है? इन द कोरनोट मॉडल ऑल फर्म्स डिसाइड देयर लेवल ऑफ आउटपुट साइमल्टेनियसली. ये एक फर्म है,
ये जैसे ही अपनी प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे वैसे ही वो प्रोबेबिलिटी निकालने लग जाएंगे आउटपुट की, तभी के तभी। ईच फर्म अज्यूम्स द प्रॉफिट ऑफ इट्स राइवल एज फिक्स्ड एंड डिटरमाइन इट्स ओन प्रोडक्ट आउटपुट अकॉर्डिंगली। ये क्या कह रहा है कि इसकी कंपटीशन में एक फर्म है, ठीक है, इन्होंने एक प्रोडक्ट रिलीज़ किया तो वो सबसे पहले यहाँ का डिसाइड करेंगे कि यहाँ का प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ का प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो सकता है, और उसको फिक्स मान लेते हैं। मान लो कि इस फर्म ने 70% प्रॉफिट गेन किया उसी प्रोडक्ट को लेकर, अब बना तो ये सेम ही प्रोडक्ट रहे हैं लगभग, तो इसका 70% मानकर ये वाली फर्म जो है अपना आउटपुट डिसाइड करेगी। इन दिस सिचुएशन द प्रॉफिट ऑफ ऑल फर्म्स इज ऑलमोस्ट इक्वल। प्रोडक्ट सेम है तो सभी के सभी फर्म्स का प्रॉफिट जो है वो लगभग सेम होता है। इन कॉन्ट्रास्ट द स्टैकरबर्ग मॉडल, वन फर्म एक्ट्स एज अ लीडर एंड डिसाइड इट्स आउटपुट फर्स्ट। लेकिन स्टैकरबर्ग मॉडल में क्या होता है, यहाँ पर एक फर्म जो है लीडर की तरह एक्ट करती है और वो पहले खुद का आउटपुट डिसाइड करती है। द अदर फर्म नोन एज फॉलोवर डिसाइड देयर आउटपुट आफ्टर ऑब्जर्विंग द लीडर फर्म्स डिसीजन। लीडर फर्म के डिसीजन को सुनने के बाद वो अपना आउटपुट डिसाइड करते हैं। एज अ रिजल्ट जो लीडर फर्म है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती है, बाकी जो फॉलोवर फर्म्स हैं वो कम प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये एक सबसे बड़ा और सबसे मेन डिफरेंस यही है कि स्टैकरबर्ग मॉडल के अंदर लीडर फर्म होता है और कॉर्नर फर्म के अंदर लीडर फर्म नहीं होता, क्योंकि सब लगभग सेम ही प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे क्योंकि हमें सेम चीज़ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वाई डज एन ओलिगोपोली फर्म ऑलवेज फेस अ सिचुएशन सिमिलर Why does an oligopoly firm always face a situation similar to the prisoner's dilemma? Explain with an example. How can a prisoner's dilemma can be applied to the oligopoly to show the non-cooperative behavior of a rival firm? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ओलिगोपोली जो फर्म है, क्वेश्चन नंबर 4, why does an oligopoly firm always face a situation similar to the prisoner's dilemma? Explain with an example. ओलिगोपोली फर्म जो है उसको हमेशा एक सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जैसे एक प्रिजनर्स डिलेमा होता है। प्रिजनर्स डिलेमा यानी कि एक कैदी को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या होता है, प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है, देखो यहाँ पर एक सिचुएशन होती है कि एक प्रिजनर है, एक कैदी है, और वो एक सेल के अंदर 2 पर्सन्स रह रहे होते हैं, एक कैद के अंदर 2 पर्सन्स रह रहे होते हैं। तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे या फिर वो अलग अलग चलेंगे। उनका भी अलग अलग एक जो है पनिशमेंट होता है या फिर उनको एक प्राइज़ मिलता है उस चीज़ को लेकर, वो हम आगे पढ़ेंगे। और प्रिजनर्स डिलेमा जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है ओलिगोपोली फर्म के लिए। क्यों होता है, कैसे होता है, लेट्स स्टडी। Oligopoly is a market structure in which a few large firms dominate the production and sale of a particular good or services. Oligopoly market का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ ही लार्ज फर्म्स होती हैं। मान लो कि यहाँ पर जो है 3 से 4 ऐसी कंपनीज हैं जो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही होती है, मतलब ये 4 है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं मार्केट की, ठीक है। अब ये डोमिनेट करती है प्रोडक्शन एंड सेल को, यानी कि आप अगर कोई भी छोटी कंपनी लेके आओगे ना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेल दैट। क्यों, क्योंकि ये 4 ही डोमिनेट कर रही होती है मार्केट को। मार्केट के अंदर सिर्फ इन्हीं 4 का डोमिनेशन चल रहा होता है। इन सच अ स्ट्रक्चर द डिसीजन ऑफ वन फर्म आर इंटरडिपेंडेंट टू दोज ऑफ अदर्स। यहाँ पर अगर ये फर्म कुछ डिसाइड करेगी तो ये सीधा उस चीज़ को अनाउंस नहीं करेगी, पहले ये इस चीज़ का रिएक्शन यहाँ से अपना जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, वो एक दूसरे से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर ये 4 कंपनीज हैं तो ये चारों एक दूसरे से कोई भी नया काम करने से पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे, सिंस एनी चेंज इन प्राइस, आउटपुट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय वन फर्म डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ अदर्स। अगर ये कोई फर्म कुछ डिसाइड कर रही है तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर चेंजेस हो गए और हो सकता है कि बाकी सब फर्म्स का प्रॉफिट हो जाए और लॉस हो जाए, तो इसीलिए इनको एक दूसरे से कंसल्ट करना पड़ता है। देयरफॉर ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स ऑफन फेस अ सिचुएशन सिमिलर टू द प्रिजनर्स डिलेमा, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है, इन कंपनीज का जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। प्रॉफिट होगा तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो सकता है कि
फर्स्ट कंपनी है, इसका प्रोडक्ट, इसका जो प्रॉफिट है वो थर्ड कंपनी की वजह से हुआ है, और बाकी सब लॉस हुआ है इस कंपनी की वजह से। क्यों? क्योंकि इसने एक डिसीजन लिया और जिसके अंदर बाकी सबको इंक्लूड नहीं किया। ओली प्रिजनर डिलेमा भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक पर्सन खुद से कुछ भी डिसाइड कर लेता है। हो सकता है कि वो अपनी सेल जो उसके साथ है, कलीग्स हैं, उनके साथ वो कोऑपरेट करे, अदरवाइज वो कोऑपरेट ना करे तो बाकी सबको पनिशमेंट भी मिल सकती है। पनिशमेंट एज इन लॉस। यहाँ पर अगर एक फर्म कुछ खुद से कुछ डिसाइड कर लेगी तो बाकी सबका लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, वो यहाँ के डिसीजन पे डिपेंड करता है। मेन बॉडी क्या होगा? फर्स्ट, the prisoner's dilemma and oligopoly market. The prisoner's dilemma is a famous example from game theory. It involves two prisoners kept in separate cells who must decide whether to cooperate with each other or betray with each other. यहाँ पर हम इस की मदद से बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम डिफाइन कर पाएंगे। बोथ सर्व 1 ईयर, ठीक है। अगर वो कॉपरेट करेंगे, कोई भी दो कंपनी अगर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती है तो बोथ सर्व 1 ईयर। अगर कोई भी प्रिजनर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा, वो एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे, तो हो सकता है कि उनको कम पनिशमेंट झेलनी पड़े, उनको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। बेट्रीज ए और जो है बी ए को बेट्रे कर रहा है, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से बिना ही कुछ डिसाइड किए उन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, या फिर उन्होंने सेल लॉन्च कर दिया कि वो 50% सेल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? बी का तो फ़ायदा होगा, बी का फ़ायदा होगा, लेकिन ए कंपनी जो है यहाँ पे लॉस में चली जाएगी। वैसे ही प्रिजनर डिलेमा में क्या रहेगा कि ए सर्व्स 3 ईयर्स। पहले अगर दोनों कोऑपरेट करते तो दोनों को 1 साल ही मिलता, लेकिन अभी ए को 3 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी, लेकिन बी जो है वो फ्री चला गया। ए बेट्रीज बी, अगर ए बी को बेट्रे कर देगा, ए गोज़ फ्री, बी सर्व्स 3 ईयर, और अगर दोनों एक दूसरे को बेट्रे करते हैं तो दोनों को 2 साल मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन कंपनीज की होती है। अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलती हैं, दोनों को फ़ायदा होता है। एक कंपनी बेट्रे कर दे, दूसरी ना करे, तो एक का तो बिल्कुल लॉस ही हो जाएगा, एक कंपनी बिल्कुल लॉस में चली जाएगी, दूसरी कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। साइमल्टेनियसली अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेम रिजल्ट होगा, ठीक है। द सेम सिचुएशन अप्लाइज टू एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देर आर 2 मेजर कंपनीज ए एंड बी। कोई भी 2 मेजर कंपनीज है ए एंड बी, ठीक है, सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इफ बोथ फर्म्स कीप देयर प्राइसेस स्टेबल, बोथ विल अर्न हायर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। अगर दोनों फर्म्स जो है वो डिसाइड करती हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस 300 रखेंगे, तो दोनों की दोनों फर्म्स को प्रॉफिट होता है, ठीक है। वाइल और अगर अनचेंज, ए विल अट्रैक्ट, अच्छा ठीक है, अगर दोनों सेम रखते हैं तो दोनों को प्रॉफिट मिलेगा, बट ए लोवर्स, लेकिन ए ने अपना प्राइस कम कर दिया, बी ने सेम रखा, तो ए को तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वाइल बी विल इंक्योर लॉस, और बी को लॉस होने वाला है। दिस मोटिवेट्स फर्म्स टू अडॉप्ट नॉन कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज सच एज रिड्यूसिंग प्राइसेस, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और स्पेंडिंग मोर ऑन एडवर्टाइजिंग। इसी वजह से ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इसी वजह से आज के टाइम पे जितनी भी फर्म्स हैं वो नॉन कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करती हैं, सच एज रिड्यूसिंग प्राइसेस, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और स्पेंडिंग मोर ऑन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। यहाँ आज के टाइम पे जो फर्म्स हैं वो नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर एक दूसरे के साथ करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ खुद का फ़ायदा देखते हैं, एंड दैट्स वाई किसी एक को लॉस झेलना पड़ता है या फिर दोनों को ही लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप करोगे तो वो ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, स्पेंडिंग मोर ऑन एडवर्टाइजिंग। Second, application of prisoner's dilemma to oligopoly. The dilemma of competition versus the cooperation among oligopolistic firms. Cooperative situation. If all firms keep prices stable and restrict output, they can earn higher long-term profits. अगर सभी के सभी फर्म्स प्राइसेस को स्टेबल रखेंगे तो सबका फ़ायदा होगा, सबको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स आएगा। नॉन कोऑपरेटिव सिचुएशन में क्या रहेगा? इफ़ वन फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइसेस और इंक्रीजेज आउटपुट टू गेन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट,
यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, यानी कि आप जो भी कोई भी आप चेंज लाते हो, कोई भी कंपनी अगर 50% सेल इंट्रोड्यूस कर देती है, उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही होगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं होगा। हालांकि लेकिन जब सभी के सभी फर्म्स जो है कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। इट विल हर्ट द प्रॉफिट ऑफ अदर्स। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करने के लिए वो बाकी फर्म्स के प्रॉफिट को हर्ट करता है। रिजल्ट, इफ ऑल फर्म्स एक्ट नॉन कोऑपरेटिवली अगर सभी फर्म्स एक्ट करती हैं, इट मे लीड टू प्राइस वॉर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग टोटल प्रॉफिट्स फॉर एवरीवन। सभी के सभी नॉन कोऑपरेटिव हैं, कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, किन्हीं भी फर्म्स का डिसीजन सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस वॉर स्टार्ट होगा। कोई 30% प्राइस लगा देगा, डिस्काउंट लगा देगा, कोई 20% प्राइस डिस्काउंट लगा देगा। जैसे जैसे उनका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सबका प्रॉफिट कम होता जाएगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिस्काउंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी तो कम हो रहा है, राइट। तो इससे प्राइस वॉर हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन होगा एंड अल्टीमेटली सबको नुकसान होगा। लेट्स टेक 2 फास्ट फूड चेन्स। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि कोई भी 2 फास्ट फूड चेन्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। सेलिंग सिमिलर बर्गर्स, इफ बोथ चार्ज द सेम प्राइस, कॉर्पोरेशन देयर पर यूनिट प्रॉफिट रिमेन्स स्टेबल एंड हाई। अगर जो है दोनों की दोनों सेम ही कॉपरेशन में चल रही है, दोनों ने सेम ही प्राइस रखा, मान लो इसने भी 30 रुपये रखा बर्गर का प्राइस, इसने भी 30 रुपये रखा, तो दोनों को फ़ायदा होगा। सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो दोनों को सिमिलर कस्टमर्स लगभग मिलने वाले हैं। अगर एक्स ने अपना प्राइस कम कर दिया वाइल वाई कीप्स इट अनचेंज, मान लो कि इसने 30 से लेके 25 इसने अपना प्राइस रख दिया और इसने 30 का 30 रखा है, तो ऑब्वियसली एक्स की जो सेल है वो ज़्यादा जाएगी, ये ज़्यादा पैसे कमाएगा, वाइल वाई को जो है लॉस झेलना पड़ेगा, वाई को जो है लॉस झेलना पड़ेगा, इसके कम पैसे होंगे। इफ़ बोथ लोअर देयर प्राइसेस, दोनों के दोनों कम कर रहे हैं, अगर ये 25 पे है तो इसने 20 का कर दिया, ये 20 है तो इसने 15 कर दिया, इसने फिर 10 कर दिया, अल्टीमेटली प्राइस वॉर हो जाएगा और यहाँ पर फिर किसी भी फर्म का फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों ने इतना प्राइस कम कर दिया है कि उनको जो इनिशियल अमाउंट चाहिए होता है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो नहीं अटेन कर पाएंगे और अल्टीमेटली दोनों की दोनों कंपनीज का लॉस हो जाएगा, ठीक है। दिस एग्जाम्पल क्लियरली शोज दैट ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स आर ऑलवेज कॉट इन अ डिलेमा बिटवीन इंडिविजुअल गेन एंड म्यूचुअल कॉम्प्रेशन। ये क्या दिखाता है कि ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हमेशा एक डिलेमा में रहती हैं, वो कन्फ्यूजन में रहती हैं कि वो खुद का फ़ायदा देखें, इंडिविजुअल गेन देखें या फिर वो म्यूचुअल कॉपरेशन को देखें। अगर एक हम जो है रियलिस्टिक वर्ल्ड में जाए तो म्यूचुअल कॉपरेशन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर, इन द लॉन्ग रन, दोनों की दोनों फर्म्स को जो है प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन अगर वो सिर्फ इंडिविजुअल गेन के ऊपर फोकस करेंगी तो हो सकता है कि इसका जो है प्रॉफिट हो एक टाइम पे, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन दोनों की दोनों फर्म्स का जो है लॉस हो जाएगा अगर वो नॉन कोऑपरेटिव सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हैं या फिर लागू करती हैं। व्हाट इज़ पब्लिक गुड? पब्लिक गुड क्या होता है? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड क्या होता है और लिमिटेशंस क्या होती हैं प्राइवेट सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स? यानी कि पब्लिक गुड्स को जब आप प्राइवेटली सप्लाई करते हो तो उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी? इंट्रोडक्शन। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स or services that are available to everyone to use and one person's use of them does not reduce their availability for others. Public good का मतलब होता है कि वो goods और services जो कि अवेलेबल है सबके लिए, सभी के सभी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वन पर्सनस यूज़ ऑफ दैम डज नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी फॉर द अदर्स। अगर एक पर्सन, मान लेते हैं कि एक पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा उसकी क्वांटिटी को यूज़ कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जो गुड या फिर सर्विस का एक्सेस दूसरों के लिए कम हो जाएगा, सबके लिए सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइटनिंग, नेशनल डिफेंस, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स, ये सभी के सभी गवर्नमेंट induced projects हैं, right? The main feature of public goods are that they are non-executable. No one can be excluded from using them. Non-rivalrous. One person's use doesn't reduce others' consumptions. ठीक है? In economies, the key issue with public good is that the private sector cannot fully supply them because people can enjoy their benefits without paying for them.
दिस इज़ नोन एज फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है? फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब है कि गवर्नमेंट एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट आपको वाटर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है, वो वाटर को सेल करना चाहती है, वो नहीं कर पाएगी, वो ज़्यादा प्रॉफिट उस चीज़ में नहीं अर्न कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल है, पानी लोगों को फ्रीली अवेलेबल है, तो क्यों लेंगे प्राइवेट कंपनी का पानी जब तक वो उस पानी को किसी और फॉर्म में इंट्रोड्यूस ना कर दें। अब प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया, पहले पानी बिल्कुल फ्री था, वो पानी को नहीं बेच पाए, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक नया तरीका निकाला फिल्टर्ड वाटर का। अब उन्होंने ब्रांड्स लॉन्च कर दिए, उन्होंने बिस्लेरी लॉन्च कर दिया, ठीक है, और भी काफ़ी सारे वाटर ब्रांड लॉन्च करती है जिसमें वो कहते हैं कि वो 100% प्योर पानी है। हालांकि चीज़ तो सेम है, फिल्टर्ड वाटर इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैम, इज़ जस्ट कि उन्होंने प्लास्टिक बोटल्स में किया तो उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक और होता है, वो और भी ज़्यादा जो है हर मतलब कि इट्स डेंजरस टू द बॉडी। बट अल्टीमेटली उन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया कि हम आपको फिल्टर्ड 100% प्योर वाटर दे रहे हैं, 100% प्योर वाटर दे रहे हैं। तो आज के टाइम पे सेल चल रही है बहुत अच्छी। तो यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन आज भी अगर हम बिस्लरी या फिर किसी भी वाटर बॉडी का अगर हम प्राइवेट कंजप्शन देखते हैं, वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि वाटर इज़ फ्रीली अवेलेबल। हालांकि जब आप ऐसी कंपनीज़ को, जैसे हम बाहर वाली जगह पे देखते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे दुबई हो गया या फिर कहीं भी ऐसी जगह हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ऐसी कंपनीज़ की डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर वाटर फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। मेन बॉडी limitations of private supply of public goods, free riding, consumers can benefit from good without paying for it, which makes private production unprofitable for firms। फर्म के लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीली मिल रहा है, तो पब्लिक टेंड्स टू गो फॉर द फ्री बिफोर परचेजिंग एनीथिंग। भाई जब तक आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, यू आर नॉट गोइंग टू पे फॉर इट, राइट। डिफिकल्टी इन मेजरिंग बेनिफिट्स, public firms cannot easily estimate, private firms cannot easily estimate how much profit they will earn। फर्म्स के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि कितना प्रॉफिट वो गेन करेंगे अगर वही प्रोडक्ट पब्लिकली अवेलेबल है तो। हाई कॉस्ट लो प्रॉफिट, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जब आपको वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं लगा पाओगे। विदाउट गवर्नमेंट और कलेक्टिव सपोर्ट इट बिकम्स इकोनॉमिकली unviable for private firms to produce public goods. It is very difficult for them. Control and distribution issue. Control and distribution issue. It is difficult to ensure that all people get equal benefits and that no one is excluded। ये इंश्योर करना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है कि सभी लोगों को इक्वल प्रॉफिट्स मिले एंड दैट नो वन इज़ एक्सक्लूडेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक मटेरियल है, ऑलरेडी एक पब्लिक गुड है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उस अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हर जगह हर कस्टमर्स को नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे एवरी पर्सन डज नॉट स्टिल ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर और दे हैव देयर ओन फिल्टर्स एट होम। तो बिस्लरी आपको हर घर में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको बिस्लरी का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जो आप सभी इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि आप भी बिस्लरी नहीं खरीद के चलते हैं, राइट, बिकॉज यू हैव योर ओन फिल्टर्स एट होम। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म। In an oligopoly, a large firm dominates a market. Their behavior can be broadly divided into two types: cooperative behavior, non-cooperative behavior. Cooperative behavior with each other to stabilize prices and control आउटपुट और ये करने के लिए कोऑपरेटिव बिहेवियर है। तो सिंपल सी चीज़, आपका अगर दोनों की दोनों फर्म्स का प्रॉफिट होने वाला है, राइट। टू बिग कंपनीज एग्री टू लिमिट प्रोडक्शन एंड मेंटेन स्टेबल प्राइसेस। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है जो कम कर देते हैं, आप कोई भी XYZ प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है, तो आप प्राइस हाई लगाएंगे, राइट। और अगर सिर्फ दो ही कंपनीज उस चीज़ को बना रही हैं, सिर्फ दो ही कंपनीज उस चीज़ को बना रही हैं, तो फिर आपका दोनों का कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोऑपरेटिव बिहेवियर लीड्स टू ओवरऑल हाई मार्केट प्रॉफिट्स एंड रिड्यूसेस कंपटीशन।
ठीक है। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉपरेटिव बिहेवियर, फर्म्स एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, फर्म्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं और प्राइसेस को जो है कम कर देती है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, इफ़ वन फर्म्स लोअर्स इट्स प्राइस वाइल द अदर कीप्स स्टेबल, एक फर्म ने, दोनों ने डिसाइड किया था बट एक ने अपना जो है प्राइस कम कर दिया वाइल दूसरे ने चेंज ही नहीं किया, तो यहाँ पर इस फर्म का फ़ायदा होगा, इस फर्म का लॉस होने वाला है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, कॉम्पिटिटिव रिटेलिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर रिटेलिएशन स्टार्ट होगा कि इसने कम किया है तो फिर ये फर्म भी लो करेगी अपना प्राइस। इसने 30% सेल लगाया था, इसने 40% सेल लगा दिया, फिर इसने 50% सेल लगा दिया, 60% सेल लगा दिया। अल्टीमेटली दोनों कंपनी सिर्फ अपना ही लॉस कर रही होती हैं, तो नॉन कॉपरेटिव बिहेवियर में आप सिर्फ खुद का लॉस कर रहे होते हैं। कंक्लूजन आई होप आप कर लेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Why is the labor supply curve backward bending? Explain this concept. लेबर सप्लाई कर्व पीछे की तरफ क्यों मुड़ा हुआ है, क्या रीज़न है? इंट्रोडक्शन, द लेबर सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज हाउ मच लेबर वर्कर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट वेजेस रेट्स। लेबर सप्लाई कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि दर्शाता है हाउ मच लेबर वर्कर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट वेजेस रेट। आप जो वर्कर्स हैं वो, उनको आप अलग अलग वेज दे रहे हो। इस पर्सन को आप 400 रुपीज़ पर डे दे रहे हो, इस पर्सन को आप 600 रुपीज़ पर डे दे रहे हो। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व क्यों है? क्योंकि ये विलिंगनेस को दिखाता है कि कितने लोग डिफरेंट वेजेस पर आपका वो काम करने के लिए तैयार है। मेन बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, वर्कर्स ट्राई टू बैलेंस बिटवीन अर्निंग्स एंड लेजर्स। ठीक है, एट लो वेज रेट, low wage rates, when wages rise, people want to work more because their income increases. लोग यहाँ पर जब आपकी जो है वेजेस बढ़ती हैं, ये वाला ग्राफ बढ़ती हुई उसको डिफाइन कर रहा है कि जब वेजेस बढ़ती हैं लोग काम बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम बढ़ जाती है। एट हायर वेजेस द टेम्पटेशन टू वर्क at higher wage rates, the temptation to work less and enjoy more leisure increases with additional income. यहाँ पर जो है वर्कर्स को एक ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है कि उनको काम करना पड़ेगा, काम कम करना पड़ेगा और इन्जॉय लेजर्स विद इंक्रीज इन एडिशनल इनकम। उनको एडिशनल इनकम मिल रही है इसके साथ, तो वो काम कम करेंगे क्योंकि उनको पहले वो अगर 10 घंटे में, मान लो कि वो 10 घंटे में 5,000 रुपये कमा रहे थे, अब उनका बढ़ गया पैसा, अब वो 5 घंटे के अंदर 5,000 रुपये कमा पा रहे हैं, तो उनको काम कम करना पड़ रहा है। वेज उनको मिल रही है, हो सकता है कि कोई पर्सन 5 घंटे की बजाय आज 10 घंटे काम कर लेगा तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो सेम काम करेगा लेकिन लेजर्स अलग हो जाएंगे। यहाँ पर वो सिर्फ 5,000 अफोर्ड कर पा रहा था, लेकिन अब वो 10 घंटे में 10,000 अफोर्ड कर पा रहा है, तो यहाँ पर उसकी लेजर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, therefore the relationship between wages and labor supply is initially positive. वेजेस और लेबर सप्लाई जो है इनिशियल में जब आप पैसा ज़्यादा रखते हो पॉजिटिव रहती है, यानी कि विलिंगली वो काम करते हैं। बट एट हायर वेज लेवल लेबर सप्लाई बिगिन्स टू डिक्लाइन। भाई अगर आप 10 घंटे का 5,000 दे रहे हो, तो अगर एक पर्सन को 5,000 कमाना है तो वही वो 10 घंटे काम करेगा ही करेगा क्योंकि उसे चाहिए। लेकिन जब आप 5 घंटे में ही उसको उतना पैसा दे रहे हो जो जितना वो 10 घंटे में करके कमाएगा, तो वहाँ पर वो काम कम करेगा क्योंकि उसको उतना ही करना था, उतना ही कमाना था, तो वो काम कम करेगा, जिससे सप्लाई जो है वो कम होने लग जाती है। रीजंस, देयर आर 2 मेन रीजंस व्हाई लेबर कर्व बेंडिंग बैकवर्ड्स। रीज़न जो है 2 है कि क्यों आपका ये कर्व पीछे की तरफ बेंड हो रहा है। व्हेन द वेज इंक्रीजेज द वर्कर्स इनकम राइजेज मेक देम प्रेफर मोर लेजर लेस वर्क। पैसा बढ़ा देते हो, 5 घंटे में वो 10,000 कमा रहा है तो वो क्यों ही ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, substitution effort, when wage rises the opportunity cost of leisure increases, so workers are encouraged to work more. wages rise होते हैं, ठीक है, जब वेज राइज हो जाएगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर इंक्रीजेज,
वेज राइज हो रही है, साथ साथ में लेजर का भी प्राइस बढ़ रहा है, तो जो है वर्कर्स को एनकरेजमेंट मिलता है कि वो अगर 10 घंटे काम करेंगे तो उनको 10,000 20,000 या फिर 30,000 जो भी है उनको मिलेगा, एंड वो और भी ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं. बट बियॉन्ड अ सर्टेन वेज लेवल द इनकम एफर्ट इफेक्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन द सब्सटीट्यूशन एफर्ट. लेकिन एक टाइम पे ये कह रहा है कि आपका इनकम इफेक्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, कॉजिंग लेबर सप्लाई टू डिक्रीज. डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, आप इसको डायग्राम से भी जो है डिफाइन कर सकते हो. एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड यहाँ पर हम लिखेंगे वेज रेट. इनिशियली द वेज इंक्रीजेज, वेज बढ़ जाती है, द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज, वेज बढ़ जाती है, लेबर भी बढ़ जाता है. लेकिन आफ्टर अ सर्टेन हाई लेवल, लेकिन एक हाई लेवल आने के बाद द कर्व इज बेंडिंग बैकवर्ड्स इंडिकेटिंग दैट द हायर वेजेस वर्कर्स प्रेफर टू लेस वर्किंग टाइम. दिस कर्व clearly depicts that the balance between the income and leisure prefers to workers. ठीक है, कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे. Explain the theory of comparative advantage in the context of international trade. Explain the theory of comparative advantage in the context of international trade. International trade के accordance में theory of comparative advantage क्या होता है. Introduction. The theory of comparative advantage is an important concept in international trade. According to this theory, each country should specialize in producing goods. Each country, हर एक कंट्री के अंदर कुछ स्पेशलाइज जो है प्रोड्यूसिंग गुड्स होने चाहिए, इन विच इट हैज़ अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंट्री के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो वो स्पेशली खुद के लिए बना सके, जिससे उनको दूसरी कंट्री से वही चीज़ हायर कॉस्ट में ना लेनी पड़े. द थ्योरी सजेस्ट दैट इवन इफ वन कंट्री इज़ मोर एफिशिएंट टू प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स, एक ही कंट्री जो है सभी तरह की गुड्स सप्लाई कर सकती है देन अनदर कंट्री, बोथ कंट्रीज कैन स्टिल गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड. देखो ये कंट्री है ए, ठीक है, ये एक कंट्री है बी. ये क्या कह रहे हैं कि भाई ए, अगर ए कंट्री जो है वो टी की बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन में है, भाई यहाँ पे चाय आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो दूसरी कंट्री क्या करेगी, कॉफ़ी करेगी कि अगर यहाँ पे चाय सबसे अच्छी मिल रही है तो यहाँ पे कॉफ़ी आपको सबसे अच्छी मिलेगी, तो ये एक दूसरे से ट्रेड कर पाएंगे. ये इसको कॉफ़ी दे देगा, ये इसको टी दे देगा. यहाँ से दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा और यहाँ पर एक दूसरे से प्रॉफिट वो अर्न कर पाएंगी. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये ही चाय दे सकता है, फिर इसका तो लॉस होगा क्योंकि इसको पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, इसका प्रॉफिट होगा. तो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए दोनों कंट्रीज़ जो है इनका कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, जो हम आज के अंदर जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी हम देख सकते हैं अगर आप उस चीज़ को जानते हो तो. Market failure is an economic situation in which free market fails to allocate resources efficiently. As a result, society does not achieve maximum welfare, leading to either unproduction or overproduction of certain sectors. ये क्या कह रहा है कि अगर आप जो है एक कंट्री है जो किसी से कुछ नहीं ले रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ आपको फ्रूट्स ही मिलते हों. मान लो कि इस कंपनी के अंदर जो है, इस कंट्री के अंदर वीट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इन लोगों को सिर्फ फ्रूट्स ही पता है, तो उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाएगा. एंड हो सकता है ओके दिस इज़ रॉन्ग. Market failure is an economic situation in which a free market fails to allocate resources efficiently. मार्केट फेलियर का मतलब है कि एक इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसके अंदर एक कंट्री जो है एलोकेट नहीं कर पाती है रिसोर्सेज को, ना तो अपने रिसोर्सेज को बाहर बेच पाती है, ना खुद के जो है रिसोर्सेज लेके आ पाती है, जहाँ से क्या होता है मार्केट फेलियर होता है. एज अ रिजल्ट सोसाइटी डज नॉट अचीव मैक्सिमम वेलफेयर वो नहीं कर पाते हैं. आइदर अंडर प्रोडक्शन, या तो अंडर प्रोडक्शन हो जाता है यानी कि उस प्रोडक्ट की बहुत कमी हो जाती है, फिर ओवर प्रोडक्शन, एक ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो यहाँ से दोनों तरफ से उनका लॉस होता है. मेन बॉडी एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो से ये मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखना. Example, suppose there are two countries, India and USA. India can produce
क्लॉथ मोर एफिशिएंटली, यहाँ से आपको कपड़ा बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यूएसए कैन प्रोड्यूस वाइन, यूएसए आपको वाइन बहुत अच्छे से दे सकता है, ठीक है। इंडिया हैज़ कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, USA has comparative advantage in producing wine. If India specializes in cloth and USA in wine, then both can engage in trade. Total output, mutual benefit will increase. जैसे मैंने आपको पहले, यहाँ पे कपड़ा मिल रहा है तो ये इसको कपड़ा दे देगा, ये वाइन मिल रही है इसको वाइन दे देगा, म्यूचुअल बेनिफिट है और किसी भी एक पर्सन को लॉस नहीं हो रहा। तो आज के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इसी चीज़ को अप्लाई करती है। यहाँ से ये चीज़ इसको दे देता है, ये चीज़ इसको दे देता है, म्यूचुअल बेनिफिट, और किसी का लॉस नहीं होता एंड किसी को ट्रेड भी नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, मार्केट फेलियर एंड इट्स कॉजेज। मार्केट फेलियर क्यों होता है और इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। मार्केट फेलियर ऑकर्स व्हेन द मार्केट कैन नॉट एफिशिएंटली एलोकेट रिसोर्सेज ऑन इट्स ओन। मार्केट फेलियर कब होता है, जब रिसोर्सेज वो खुद के नहीं एलोकेट कर पाते हैं, उनको नहीं पता कि अगर उनको वीट की ज़रूरत है तो वो कहाँ से ले, इस तरह से कि वो अपनी भी चीज़ों को सप्लाई कर पाए और उन चीज़ों को म्यूचुअली वो ले पाए। मेन कॉजेज़ क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स सच एज नेशनल डिफेंस एंड स्ट्रीट लाइटनिंग, प्राइवेट फर्म्स डू नॉट प्रोवाइड दैम efficiently because they cannot easily charge users. नेशनल डिफेंस और स्ट्रीट लाइटनिंग है, भैया आप किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो लेकिन ऑलरेडी उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, स्ट्रीट लाइटनिंग आप उनको देना चाहते हो बट उनको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्राइवेट फर्म्स उस चीज़ को नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं और ना ही वो उस चीज़ के लिए चार्ज कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको वो चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है। तो आप उस चीज़ को प्रोवाइड भी करोगे तो भी आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि कोई चीज़ वो डिमांड नहीं है उस चीज़ की। मार्केट पावर इन सिचुएशंस लाइक मोनोपोली और ओलिगोपोली, फर्म्स कैन कंट्रोल प्राइसेस लीडिंग टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। मोनोपोली और ओलिगोपोली में फर्म्स जो है प्राइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, लीडिंग टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। सेम प्रोडक्ट को आप जो है अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो कंज्यूमर्स को, आपका फ़ायदा हो रहा है बट आप कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन भी तो कर रहे हो, सेम चीज़ आप धोखे से दो तरह से बेच रहे हो, तो दिस इज़ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सटर्नलिटीज़ when the actions of individuals or firms affect others positively or negatively, जब आपके एक इंडिविजुअल डिसीजन की, कंपनी के एक इंडिविजुअल डिसीजंस को डिसीजन जो है वो अफेक्ट कर रहा है बाकी कंपनीज़ को, तो उसको हम एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन व्हेन द बायर्स और सेलर्स लैक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पुअर इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड। जब बायर और सेलर दोनों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक है। पुअर इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड। इनकम इनइक्वालिटी, मार्केट्स डू नॉट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़। इनकम इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है, मार्केट इंश्योर नहीं कर पाती है इनकम को और अपॉर्चुनिटीज़ को, लीडिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। जब कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव दो कंपनीज बिहेव करती हैं और दो कंट्रीज़ वैसे बिहेव करती हैं तो क्या होता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, जैसे मैंने आपको पहले बताया बट फिर मैं आपको छोटा बहुत बता देती हूँ, आई होप आपको पहले समझ में आ गया। नंबर ऑफ फर्म्स, मोनोपोली के अंदर जो है एक फर्म होती है, ओलिगोपोली के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, मोनोपोली फर्म हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मोनोपोली फर्म के पास पूरा कंट्रोल होता है अपने प्राइस को लेकर। ओलिगोपोली फर्म को जो है अपनी राइवल फर्म्स की डिसीजंस को देखना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से वो अपने आउटपुट को करती है। प्रोडक्शन डिफ्रेंसिएशन, in a monopoly the product is unique and has no substitute। मोनोपोली के अंदर मैंने आपको बताया कंपटीशन बहुत कम होता है, कंपटीशन यहाँ पे ना के बराबर होता है। ओलिगोपोली के अंदर सेम प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपको मार्केटिंग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट एंट्री बैरियर है, कंपटीशन कम है, ओलिगो में बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉफिट, अ मोनोपोली फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग टर्म। भाई एक ही प्रोडक्ट है तो जब मार्केट के अंदर आप एक यूनिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन ओलिगोपोली में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि सेम प्रोडक्ट लगभग सेल किए जा रहे हैं बहुत सारी नामों से,
तो इट इज़ पॉसिबल दैट आपका, जब तक आपका प्रोडक्ट कोई बिल्कुल ही यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं देखने को मिलेंगे। प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली। प्राइस रिजिडिटी का क्या मतलब है भाई, ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप खुद से कोई भी प्राइस नहीं डिसाइड कर पाओगे, आपको बाकी कंपनीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप इस जो है डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्राइस कटिंग रिस्क, अगर एक फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस कर सकती है और बाकी अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो नुकसान में जाएंगे। इसीलिए अगर एक पेरेंटल कंपनी अपने प्राइसेस को घटा या फिर बढ़ा रही है तो बाकियों को भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, अगर उन्हें लॉसेस फेस नहीं करने पड़े तो। प्रिजनर्स डिलेमा चलता है कि वो कोऑपरेट करें या नहीं करें एक दूसरे के साथ। कल्यूजन एंड इनफॉर्मल एग्रीमेंट, फर्म्स में फॉर्मल और इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग टू मेंटेन स्टेबल प्राइसेस टू अवॉइड डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। ठीक है, कंक्लूजन आई होप आप कर लेंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पर यूनिट टैक्स ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी फ्रॉम डिमांड ऑन द साइड ऑफ द मार्केट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन, व्हेन अ गवर्नमेंट इम्पोजेस पर यूनिट टैक्स स्पेसिफिक गुड्स इट अफेक्ट्स बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी इन द मार्केट। जब एक गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना टैक्स लगेगा, तो वो इफ़ेक्ट करता है क्वांटिटी को भी और मार्केट को भी। आपका प्राइस भी वहाँ से डिटरमाइन होगा क्योंकि आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन द वेदर इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द डिमांड साइड और सप्लाई साइड। ये भी डिपेंड करता है कि टैक्स इम्पोज कहाँ किया गया है। प्रोडक्ट बनने के बाद टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है या प्रोडक्ट जो है बनने से पहले जब आप सप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर डिसाइड किया गया है। एक होता है कि आप मटेरियल के ऊपर टैक्स लग रहा है कि भाई आप ये मटेरियल परचेज कर रहे हो, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। एक हो रहा है कि जब आपका गुड्स, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो प्रोडक्ट जब वो बन के तैयार हो गया है, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा रही है। तो ये दोनों चीज़ बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टैक्स फ्रॉम डिमांड साइड, जब डिमांड साइड से जब आप टैक्स लगाते हो तो क्या होता है, इज लेविड ऑन एज अ रिजल्ट डिमांड डिक्रीजेज सिंस कंज्यूमर्स बाय लेस एट हायर प्राइसेस। If the tax is levied on consumers, the price of product effectively increases for them. जब टैक्स जो है कंज्यूमर्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद अगर टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उनको प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और कंज्यूमर्स जो है कम बाय करेंगे, तो अल्टीमेटली कंपनी का लॉस हो रहा है अगर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो। कंसिक्वेंटली द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ मार्केट फॉल्स एंड कंज्यूमर्स पे हाई प्राइस पर यूनिट। अगर प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है तो कंज्यूमर्स को हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सपोज द गवर्नमेंट इम्पोजेस 10 रुपीज़ पर बोटल टैक्स ऑन एल्कोहल, कलेक्ट्स इट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। अब जो गवर्नमेंट है वो कंपनी से नहीं ले रही है वो टैक्स पर्सन से ले रही है। ठीक है, द रियल परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीजेज, डिमांड रिड्यूसेस एंड सेल वॉल्यूम फॉल्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टैक्स। अच्छा देखो, सबसे पहले था कि हम अगर डिमांड साइड में, डिमांड किसकी तरफ से होती है, कस्टमर्स की तरफ से होती है, कंज्यूमर्स की तरफ से होती है। अगर वहाँ पर टैक्स लगाते हैं तो अल्टीमेटली जो कंपनी है उसका, फर्म का जो है लॉस हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि फर्म्स फेस लॉसेस व्हेन द टैक्स इज अप्लाइड ऑन द डिमांड साइड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टैक्स फ्रॉम सप्लायर साइड। लेकिन जब सप्लाई मटेरियल के ऊपर, जब मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर जब आप टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हो तब क्या होता है, दिस शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व अपवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई कर्व बढ़ेगा। ठीक है, जो है टैक्स बढ़ गया तो सप्लाई उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइसेस इंक्रीजेज एंड क्वालिटी सोल्ड डिक्रीजेज। देखो, क्योंकि अभी मटेरियल का प्राइस बढ़ चुका है, टैक्स लगा दिया गया है, तो क्या होगा, अब वहाँ पे क्वांटिटी सॉलिड कम हो जाएगी, कंपनीज जो है उस चीज़ को कम बाय करेंगी एंड वहाँ से क्वालिटी पे भी बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो आप किसी भी चिप्स के पैकेट पे या फिर आप मतलब कोई भी ऐसी फास्ट फूड आप देखते हो तो उसके अंदर ना आपको पाम ऑयल मिलता है। पाम ऑयल आपको क्यों मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं है एंड इट इज़ वेरी चीप। ठीक है, बाकी आप अगर अदर किसी भी हेल्दी ऑयल को देखते हो, अगर हम मस्टर्ड ऑयल को भी देख लें
तो मस्टर्ड ऑयल के ऊपर टैक्स है, इसीलिए उसकी डिमांड कम हो गई है। पाम ऑयल के ऊपर नहीं है, इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ी हुई है, हालांकि इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। ठीक है। कॉमन आउटकम क्या रहेगा? रिगार्डलेस ऑफ वेदर द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, द क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट डिक्रीजेज। ये चीज़ एक बहुत अलग से आप पॉइंट लिख सकते हो कि रिगार्डलेस मतलब चाहे आप कंज्यूमर के ऊपर लगाओ, आप चाहे आप कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगा दो, चाहे आप सप्लायर के ऊपर टैक्स लगा दो, डिमांड दोनों की ही फिर कम हो जाती है। कंक्लूजन, इन समरी, a perfect unit tax both prices and quantity in the market. From डिमांड साइड क्या होगा? प्राइसेस ज़्यादा होगा, कंज्यूमर्स कम आएंगे। सप्लाई साइड पे आएगा तो सप्लाई ही कम होगी, तो डिमांड तो कम होगी ही होगी, क्योंकि क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स एंड क्वालिटी टू। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: नेचुरल मोनोपोली, excess capacity of monopolistic competition, Nash equilibrium. Natural monopoly क्या होता है? A natural monopoly is a situation where a single firm can supply the entire market demand at a lower cost than the multiple competing firms. Natural monopoly का मतलब होता है भाई एक फर्म है, वो पूरी की पूरी मार्केट को सेटिस्फाई कर रही है अपनी प्रोडक्ट को लेकर, मतलब क्वांटिटी भी सही है, क्वालिटी भी सही है, और मार्केट जो है वो सेटिस्फाई कर रही है सभी जो है कस्टमर्स की डिमांड को कंप्लीट कर रही है। तो एंट्री ऑफ अदर फर्म्स वुड इंक्रीज ओवरऑल कॉस्ट रादर देन रिड्यूस दम। लेकिन जब सेम प्रोडक्ट कोई और कंपनी आकर बना देगी, ठीक है, और वो खुद से, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक है तो उसके पास पावर है अपना प्राइस खुद डिटरमाइन करने की, तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से फिर आप कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा दोनों फर्म्स के अंदर, एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट। रीज़न, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स ऑफ सेल एंड प्रोडक्शन। ठीक है। इंपॉर्टेंट, सच मोनोपोलीज आर ऑफन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट कंज्यूमर्स फ्रॉम पेइंग एक्सेसिवली हाई प्राइस। ऐसी चीज़ों का लगभग यहाँ पर गवर्नमेंट प्लेस अपना यहाँ पर रखती है, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस चीज़ को हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि कंज्यूमर्स को, ताकि लोगों को जो है ज़्यादा प्राइस ना पे करना पड़े। एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? अ कंडीशन दैट ओकर्स व्हेन अ बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग लेस देन इट्स कैपेबल ऑफ। एक बिजनेस है, वो कैपेबल है कि वो एक महीने के अंदर 50 करोड़ जो है प्रोडक्ट्स को बना सकता है, लेकिन वो 25 करोड़ ही बना रहा है। वो अपनी एबिलिटी से कम जब प्रोडक्ट जो है बना रहा होता है, तो फिर उसको हम एक्सेस कैपेसिटी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है। इन द फर्म इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफर्स फेस often produce below their fully capacity, जैसे मैंने आपको बताया। रीज़न, each firm differentiates its product to attract customers, but due to competition it cannot operate at minimum point of average curve cost। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो एक कंपनी को हमेशा डर रहता है कि अगर हम 50 करोड़ जो है बना लेंगे कम प्रोडक्ट्स को, और हमारी सेल नहीं हुए, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इट इज़ अल्टीमेटली अ लॉस फॉर देम, एंड उनके पास फिर ओवर प्रोडक्शन भी हो जाएगा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसीलिए कैपेबिलिटी से वो कम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि सप्लाई की डिमांड ज़्यादा होगी तो वो और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। Nash equilibrium. Nash equilibrium is a key concept in game theory. ठीक है, it is a situation in which no player can improve their payoff by changing their own strategy unilaterally, provided other players keep their strategies unchanged। ये क्या कहना चाहता है? इसके अंदर कहना चाहता है कि कोई भी प्लेयर, यानी कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने पे ऑफ को, प्राइसेस को जो है अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकती है, सिर्फ यूनिलेटरली खुद के बारे में सोच के, क्योंकि अदर प्लेयर्स कीप देयर स्ट्रेटजीज अनचेंज्ड। एग्जाम्पल, इन प्रिजनर्स डिलेमा बोथ प्रिजनर्स चूज टू बेट्रे ईच अदर विच फॉर्म्स नैश इक्विलिब्रियम। दोनों एक दूसरे को बेट्रे करते हैं और 3 साल की सज़ा काटते हैं। वैसे ही नैश इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों कंपनीज जो है इक्वल लॉस झेल रही है। इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी
and how firms or individuals behave when their outcome depend on the action of others। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजिक मतलब कि अगर कोई कंपनीज जो है कोऑपरेट करती है और ना कोऑपरेट करती है तो स्ट्रेटेजी वहाँ से क्या बनती है, एंड इंडिविजुअल्स और बिहेव कैसे करते हैं जब उनका आउटपुट आ जाए, लॉस या फिर गेन हो जाए। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे 3 क्वेश्चंस अभी पूछती हूँ। बीच में मैं बोलना भूल गई थी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आपके 3 क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीसी। एटीसी की फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे सेकंड क्वेश्चन है, टू मेक प्रॉफिट व्हाट शुड बी द मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड। सबसे एक मिनिमम कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आई एम श्योर आप आंसर कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ गुड स्ट्रेटजी एंड वाई। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या अच्छी स्ट्रेटजी है, और अगर है तो क्यों है? आप इसका रीज़न बता सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप ध्यान से ये पूरा ही देख लोगे तो आप पूरा का पूरा कर पाओगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव, मोनोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यही ऐसे 3-4 टॉपिक्स हैं जिनको बार बार रिपीट किया गया है अलग अलग फॉर्म्स में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। एंड और अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए वेल ऑर्गेनाइज कंडीशन में, तो आप इस चीज़ के लिए पे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑफर्स भी मिले हुए हैं। एंड आप 3 क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर देना अगर आप फ्री में चाहते हो तो।